फिर तो ये रात यादगार बन गई। तुम्हारी फेवरेट नर्स से अपॉइंटमेंट ले लूं? नहीं आगे नहीं। नहीं, सिर्फ आप ही काम आ सकती है मिस पेज। हाँ, उसमें मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। वहां महान मेयर के स्मगलिंग के किस्से पहुंचाएंगे। आर्म्स एमिनेशन सब शिप पर ही है, वहीं उस बोट पर। तो अब अगली चाल साबित करेंगे। हाँ, उसे कॉल करो। कोई है जो पता कर सके? ऑफिस की नींदें हराम होंगी। यहाँ पर ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों और किसके लिए इतनी फायदा। ये उसे दर्द होगा। गुड। बात 2026 की है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी MCU अपने फेज 6 के दौर से गुजर रहा है और इसी दौर की सबसे बड़ी और चर्चित सीरीज है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का दूसरा सीजन। ये सीरीज 24 मार्च 2026 को डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई और इसके 8 एपिसोड हर हफ्ते आते हुए 5 मई 2026 को समाप्त होंगे। पहले सीजन की शानदार सफलता और उसके बाद हुए बदलावों के बाद दूसरा सीजन एक नई ऊर्जा, गहरी राजनीति और दिल को धड़काने वाली एक्शन के साथ लौटा है। इसे मार्वल स्टूडियोज ने अपने ही मार्वल टेलीविजन लेबल के तहत प्रोड्यूस किया है और शो रनर की जिम्मेदारी डारियो स्काडापेन ने संभाली है, जिन्होंने पहले नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल स्पिन ऑफ द पनिशर पर भी काम किया था। डायरेक्शन की कमान जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड ने संभाली है, जो अपने अनूठे विजुअल स्टाइल और गहरी कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं, और उनके साथ सोल्वन नईम, एंजेला बार्न्स और आयन बी मैकडॉनल्ड ने भी एपिसोड डायरेक्ट किए हैं। इस सीजन की कहानी पहले सीजन की घटनाओं के करीब 6 महीने बाद शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर अब विल्सन फिस्क की मेयरगिरी के तहत सुरक्षा बलों और सख्त कानूनों के दायरे में है। फिस्क, जो कभी अंडरवर्ल्ड का बादशाह था, अब मेयर की कुर्सी पर बैठकर अपनी शक्ति को वैध रूप दे चुका है। उसकी एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स यानी AVTF पूरे शहर में मास्कधारी विजिलेंटों का शिकार कर रही है। मैट मर्डॉक, जो अंधे वकील और विजिलेंट डेयरडेविल दोनों हैं, अब खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाते हैं। उनके सबसे करीबी दोस्त और पार्टनर फोगी नेल्सन की हत्या पहले सीजन में वनेसा फिस्क के कहने पर बुलजाई ने कर दी थी, और ये घाव अब भी ताज़ा है। लेकिन मैट ने हार नहीं मानी। वो अब अपनी पुरानी साथी कैरन पेज के साथ मिलकर गुप्त रूप से फिस्क के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कैरन अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक वकील भी हैं, और वो मैट के साथ मिलकर फिस्क के शासन में दरारें तलाश रही हैं।
इसी बीच एक नया खतरा सामने आता है। मिस्टर चार्ल्स नाम का एक CIA ऑपरेटिव जो दुनिया की ताकतों के बीच संतुलन बनाने वाला एक छाया व्यक्ति है। वो फिस्क को हथियारों की खेप उपलब्ध कराता है और उसकी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में मदद करता है। दूसरी तरफ हेदर ग्लेन, जो मैट की पूर्व प्रेमिका और अब फिस्क की मेंटल हेल्थ कमिश्नर हैं, पहले सीजन में म्यूज नामक सीरियल किलर के हाथों हुई यातना से उभरने की कोशिश कर रही हैं। वो जैक डूकेन, जो स्वर्ड्समैन विजिलेंट हैं, की मनोवैज्ञानिक जांच को फर्जी तरीके से पास कराती हैं, जिससे उनकी नैतिकता पर सवाल खड़े होते हैं। पहले एपिसोड, जिसका नाम है द नॉर्दर्न स्टार, में देखने को मिलता है कि मैट एक कार्गो शिप में घुसपैठ करता है जहां फिस्क के लिए हथियार आ रहे होते हैं। ये दृश्य बेहद तनावपूर्ण और एक्शन से भरा है, लेकिन असली धमाका एपिसोड के अंत में होता है, जब AVTF के सामने मैट की पहचान उजागर होने वाली होती है और तभी बेंजामिन डेक्स पोइंडेक्स्टर यानी बुल्सआई वहां आ धमकता है और सभी AVTF अधिकारियों को मार डालता है। बुल्सआई, जिसने फॉगी की हत्या की थी, अब वापस आ गया है और ये साफ हो जाता है कि इस सीजन में उसकी अहम भूमिका होगी। दूसरा और तीसरा एपिसोड, शूट द मून और द स्केल्स एंड द स्वॉर्ड, एक साथ 31 मार्च को रिलीज हुए। इनमें मैट और कैरन की रणनीति, फिस्क की बढ़ती तानाशाही और हेदर ग्लेन के आंतरिक संघर्ष को गहराई से दिखाया गया है। चौथा एपिसोड ग्लव्स ऑफ 7 अप्रैल को, पांचवां द ग्रैंड डिज़ाइन 14 अप्रैल को, छठा रिक्विम 21 अप्रैल को, सातवां द हेटफुल डार्कनेस 28 अप्रैल को और आठवां एपिसोड द सदर्न क्रॉस 5 मई को रिलीज हुआ है। इस सीजन की सबसे बड़ी खासियत है इसका कलाकारों का जमावड़ा। चार्ली कॉक्स मैट मर्डॉक के रूप में अपने अब तक के सबसे परिपक्व और संघर्षशील रूप में नजर आ रहे हैं। उनके सामने विंसेंट डिऑनफ्रियो का विल्सन फिस्क और भी खतरनाक, अधिक शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से चालाक है। दोनों के बीच की जंग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं, बल्कि कोर्टरूम, मीडिया और राजनीति तक फैल चुकी है। डेब्रा एन वोल और एल्डन हेंसन क्रमशः कैरन पेज और फॉगी नेल्सन के रूप में वापसी कर रहे हैं। हालांकि फॉगी की उपस्थिति फ्लैशबैक या अलग अंदाज में होगी, लेकिन उनकी मौत का दंश पूरे सीजन में महसूस किया जा सकता है। विल्सन बेथल बुल्सआई के रूप में एक नए अंदाज में आए हैं। उनके किरदार में अब एक नई दिशा की तलाश है, जिसे वो रिडेम्पशन कहते हैं। हालांकि उनका तरीका अभी भी उतना ही खतरनाक है। मैथ्यू लिलार्ड ने मिस्टर चार्ल्स के रूप में एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय विलन की भूमिका निभाई है, जो फिस्क को भी चुनौती देने से नहीं हिचकता। लिली टेलर न्यूयॉर्क की गवर्नर मार्ज मैकैफ्रे के रूप में फिस्क की राजनीतिक विरोधी बनकर आई हैं। और सबसे बड़ी खबर ये रही कि क्रिस्टन रिटर एक बार फिर जेसिका जोन्स के किरदार में लौट आई हैं। उनका एंट्री सीजन के दूसरे भाग में होती है और वो मैट की रेजिस्टेंस में शामिल हो जाती हैं। जेसिका जोन्स, जो अपनी जबरदस्त ताकत, कटाक्ष और PTSD से जूझती डिटेक्टिव हैं, इस सीजन में एक अलग ही एनर्जी लेकर आई हैं। चार्ली कॉक्स ने खुद कहा है कि जेसिका और मैट के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान है, हालांकि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये केमिस्ट्री दर्शकों के लिए बेहद मनोरंजक होगी। इसके अलावा टोनी डाल्टन जैक डुकेन के रूप में, माइकल गेंडोल्फिनी डैनियल ब्लेक के रूप में और जेनिया वॉल्टन बीबी यूरिच के रूप में अपनी भूमिकाओं में लौटे हैं। टोबी लेनर्ड ने भी जेम्स वेस्ली के रूप में वापसी की थी, हालांकि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए ये फ्लैशबैक या किसी अन्य रूप में हो सकता है। इस सीजन की निर्माण यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं है। जब मार्च 2022 में पहली बार इस सीरीज के विकास की खबर आई, तब इसे 18 एपिसोड के एक ही सीजन के रूप में योजना बनाई गई थी। लेकिन सितंबर 2023 में मार्वल स्टूडियोज ने इस सीरीज को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। पहले के शोरनर और डायरेक्टर हटा दिए गए और डारियो स्कारडपेन, जस्टिन बेंसन और एरोन मोरहेड को लाया गया। तय किया गया कि पहले से शूट किए गए कुछ हिस्सों को रखते हुए सीरीज को नए सिरे से बनाया जाएगा और 18 एपिसोड को 2 सीजन में बांट दिया गया। पहला सीजन 9 एपिसोड का आया और दूसरा सीजन भी 9 एपिसोड का ही होने वाला था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 8 एपिसोड कर दिया गया। दूसरे सीजन की शूटिंग फरवरी 2025 से जुलाई 2025 तक न्यूयॉर्क शहर में हुई। शूटिंग के दौरान सेट पर चार्ली कॉक्स को ब्लैक डेयरडेविल सूट में देखा गया, जिसमें पहली बार छाती पर डबल D का लोगो था, जो कॉमिक्स का क्लासिक लुक है। चार्ली कॉक्स ने खुद इस बारे में कहा कि उन्होंने ये लोगो पहनने के लिए पहले कभी नहीं कहा था। उन्हें लगता था कि उन्हें ये अर्जित करना होगा और अब उन्हें ये सूट पहनकर बेहद गर्व हो रहा है। इस सीजन की कहानी की एक और बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ एक विजिलेंट की जंग नहीं है, बल्कि ये एक रेजिस्टेंस स्टोरी है। जैसा कि डारियो स्कारडपेन ने कहा, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी कहानी है, जहां मैट मर्डॉक को अपनी पहचान, अपने सिद्धांतों और अपने दोस्तों की मौत के बीच एक नई लड़ाई लड़नी है।
फिस्क ने शहर में मार्शल लॉ लागू कर रखा है और उसके विरोधी जेल की कोठरियों में बंद है। लेकिन मैट और करिन की रेजिस्टेंस धीरे धीरे मजबूत होती जाती है और जेसिका जोन्स जैसे सहयोगी मिलने के बाद ये और भी सशक्त हो जाती है। व्हाइट टाइगर, जो पहले सीजन में हेक्टर अयाला के रूप में थे, अब उनकी भतीजी एंजेला डेल टोरो ने ये मैंटल संभाल लिया है और वो भी इस रेजिस्टेंस का हिस्सा बनती है। बुलजाई का किरदार इस बार एक नए मोड़ पर है। वो अपने आप को रिडेम्पशन की तलाश में दिखाता है, हालांकि उसके तरीके अभी भी उतने ही खूनी हैं। और मिस्टर चार्ल्स जैसा विलन, जो CIA से जुड़ा हुआ है, फिस्क को दिखाता है कि उसकी शक्ति की भी सीमाएं हैं और दुनिया में उससे भी बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। सीजन की रिलीज से पहले ही मार्वल ने एक पॉडकास्ट भी शुरू किया, जिसमें कास्ट और क्रू के साथ एपिसोड बाय एपिसोड चर्चा की गई। पहला एपिसोड 17 मार्च 2026 को आया और फिर हर हफ्ते नए एपिसोड के साथ पॉडकास्ट भी अपडेट होता रहा। इस सीजन को रिलीज के बाद जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रॉटन टोमेटोज पर इसका स्कोर 94% है, जहां आलोचकों ने इसे शानदार परफॉर्मेंस, तेज कहानी और समय पर उठाए गए मुद्दों के लिए सराहा है। मेटाक्रिटिक पर इसका स्कोर 71 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। आलोचकों ने विशेष रूप से चार्ली कॉक्स और विंसेंट डिऑनफ्रियो के बीच की केमिस्ट्री, क्रिस्टन रिटर की वापसी और मैथ्यू लिलार्ड के नए विलेन किरदार की तारीफ की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सीजन में एक्शन सीक्वेंस पहले सीजन से भी अधिक दमदार हैं और कहानी की गति कभी धीमी नहीं होती। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह सीजन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म के साथ कनेक्ट है। मार्वल के एग्जीक्यूटिव ब्रैड वाइंडरबाम ने बताया कि दोनों प्रोजेक्ट्स की टीमें लगातार संपर्क में थीं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों की घटनाएं एक दूसरे से टकराए नहीं, बल्कि एक ही दुनिया के हिस्से की तरह महसूस हों। इसके अलावा जॉन बर्थेल के फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के इस सीजन में ना आने की पुष्टि कर दी गई है, क्योंकि उनकी कहानी अलग से द पनिशर वन लास्ट किल टेलीविजन स्पेशल में दिखाई जाएगी, जो इसी सीजन के समयावधि के दौरान सेट है। सीजन का अंत 5 मई 2026 को 8वें एपिसोड के साथ होगा और पहले ही सितंबर 2025 में तीसरे सीजन की पुष्टि हो चुकी है। मार्वल ने यह भी कहा है कि यह सीरीज अब फेज 6 का एक अहम हिस्सा है और आगे चलकर यह कहानी बड़े पर्दे पर भी जा सकती है। संक्षेप में, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का दूसरा सीजन सिर्फ एक सुपर हीरो सीरीज नहीं है, ये सत्ता, प्रतिरोध, दोस्ती और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाले एक अंधे योद्धा की कहानी है, जो अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल, विंसेंट डिऑनफ्रियो का किंगपिन और अब क्रिस्टन रिटर की जेसिका जोन्स, ये तिकड़ी मार्वल टेलीविजन को एक नई ऊंचाई पर ले गई है। 94% के रॉटन टोमेटो स्कोर के साथ ये सीजन पहले ही 2026 के सबसे सफल और चर्चित टेलीविजन प्रोडक्शंस में शुमार हो चुका है। दोस्तों, जब हम डेयरडेविल बॉर्न अगेन के दूसरे सीजन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इस सीरीज का निर्माण संघर्ष। आपको बता दें कि ये सीरीज उस वक्त बननी शुरू हुई थी जब मार्वल स्टूडियोज टेलीविजन के क्षेत्र में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। पहले इसे 18 एपिसोड के एक ही सीजन के रूप में योजना बनाई गई थी, लेकिन जब करीब 6 एपिसोड शूट हो चुके थे तब मार्वल के शीर्ष अधिकारियों को लगा कि ये सीरीज उस दिशा में नहीं जा रही है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ये वो दौर था जब मार्वल स्टूडियोज अपने टेलीविजन प्रोडक्शंस को लेकर काफी सख्त हो गया था। सितंबर 2023 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, पूरे क्रिएटिव टीम को बदल दिया गया। पुराने शो रनर मैट कॉर्मन और क्रिस ऑड को हटा दिया गया और उनकी जगह डारियो स्कारडापेन को लाया गया, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की द पनिशर सीरीज लिखी थी। डायरेक्शन के लिए जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड को चुना गया, जिन्होंने मून नाइट और लोकी सीजन 2 जैसी सफल सीरीज को निर्देशित किया था। ये बदलाव इतना गहरा था कि पहले से शूट किए गए एपिसोड के बड़े हिस्से को या तो हटा दिया गया या फिर से शूट किया गया। यही कारण है कि जो सीरीज हम देख रहे हैं वो असल में 2 अलग-अलग विजन का मिश्रण है, लेकिन डारियो स्कारडापेन और उनकी टीम ने इतने कुशलता से इसे जोड़ा कि कहीं भी ये अटपटा नहीं लगता। मैट मर्डॉक के कॉस्ट्यूम की बात करें तो इस सीजन में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। पहली बार MCU में डेयरडेविल की छाती पर डबल D का क्लासिक लोगो नजर आया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लोगो एक काले सूट पर था, न कि पारंपरिक लाल सूट पर। सेट से ली गई तस्वीरों में चार्ली कॉक्स को इस काले सूट में देखा गया, जिसमें लाल रंग की परतें भी दिख रही थीं। फैंस ने तुरंत इसकी तुलना कॉमिक्स की शैडोलैंड स्टोरी लाइन से कर दी, जहां डेयरडेविल एक काली अवधि से गुजरता है।
चार्ली कॉक्स ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि ये सूट उनका अब तक का सबसे पसंदीदा है और उन्होंने इस लोगो को पहनने के लिए पहले कभी नहीं कहा था क्योंकि वो चाहते थे कि ये किसी बड़े मौके पर आए, और ये वो मौका है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सूट में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कॉमिक्स में भी नहीं देखे गए हैं, जो इस सीजन के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। बुलजाई का नया लुक भी कम दिलचस्प नहीं है। विल्सन बेथेल, जो इस किरदार को नेटफ्लिक्स के तीसरे सीजन से निभा रहे हैं, इस बार एक नए कॉस्ट्यूम में नजर आए। उनके माथे पर नीले रंग का टारगेट का निशान बना था, जो कॉमिक्स के सफेद निशान से अलग था। विल्सन बेथेल ने बताया कि इस सीजन में उनका किरदार एक नई दिशा में जा रहा है। डेक्स, जो अब तक एक मानसिक रूप से अस्थिर हत्यारे के रूप में जाना जाता था, इस बार खुद को रिडेम्पशन की तलाश में दिखाता है। वह खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, हालांकि उसके तरीके अभी भी उतने ही खतरनाक हैं। बेथेल ने कहा कि उन्होंने इस सीजन में कुछ ऐसे दृश्य किए हैं जो पागलपन और मजेदार दोनों हैं, और वो चाहते हैं कि फैंस उनके किरदार के इस नए पहलू को देखें। जेसिका जोन्स की वापसी पर बात करना लाजमी है। क्रिस्टन रिटर ने जब 2025 में कंफर्म किया कि वह इस सीजन में वापस आ रही हैं, तो सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। रिटर ने बताया कि उन्हें इस वापसी के बारे में लगभग 2 साल पहले ही पता चल गया था, लेकिन उन्हें इसे सीक्रेट रखना था। वह कहती हैं कि रोज लोग उनसे पूछते थे कि क्या वह जेसिका जोन्स के रूप में वापस आ रही हैं, और उन्हें हर बार झूठ बोलना पड़ता था, जो उनके लिए टॉर्चर जैसा था। इस सीजन में जेसिका जोन्स का किरदार उसी अंदाज में है जैसा नेटफ्लिक्स की सीरीज में था, शराब पीती, तंज कसती और हर किसी से दूरी बनाए रखने वाली डिटेक्टिव। लेकिन इस बार वह मैट मर्डॉक के साथ मिलकर काम कर रही हैं। चार्ली कॉक्स ने बताया कि जेसिका और मैट एक दूसरे का सम्मान तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जेसिका मैट के आदर्शवादी स्वभाव से चिढ़ती है, जबकि मैट जेसिका के सिनिकल व्यवहार से परेशान रहता है। लेकिन जब वे साथ होते हैं तो उनकी केमिस्ट्री देखते ही बनती है। मैथ्यू लिलार्ड का विलन किरदार मिस्टर चार्ल्स भी बेहद दिलचस्प है। लिलार्ड, जो स्क्रीम और स्कूबी-डू जैसी फिल्मों से मशहूर हैं, इस बार एक बेहद शांत, गंभीर और खतरनाक किरदार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिस्टर चार्ल्स एक CIA ऑपरेटिव है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के कानों में बातें डालता है। वह न्यूयॉर्क शहर की राजनीति से नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति से खेल रहा है। लिलार्ड ने अपने किरदार को चेशायर कैट की तरह बताया, जो कहीं से भी आ सकता है, कभी भी गायब हो सकता है, और जिसकी मुस्कान के पीछे छिपा खतरा किसी को पता नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि लिलार्ड ने ये रोल उस समय साइन किया जब वह अपनी D&D ग्रुप के साथ खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके D&D ग्रुप में ही उन्होंने इस किरदार के कुछ पहलुओं को एक्सप्लोर किया था, और जब मार्वल ने उनसे संपर्क किया तो उन्हें लगा कि ये उनके लिए बिल्कुल सही है। हेदर ग्लेन का किरदार इस सीजन में एक अलग ही मुकाम पर है। मार्गारेटा लेविएवा, जो इस किरदार को निभा रही हैं, ने बताया कि हेदर पहले सीजन में म्यूज नामक सीरियल किलर के हाथों जो यातना झेल चुकी हैं, उससे उभरने की कोशिश कर रही हैं। वो एक तरह से अपने अतीत से भाग रही हैं और अपने काम में डूबकर खुद को भूलने की कोशिश कर रही हैं। इस सीजन में उनकी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो जैक डुकेन की मनोवैज्ञानिक जांच को फर्जी तरीके से पास कराती हैं। ये एक नैतिक संकट है, और ये दिखाता है कि फिस्क के शासन में कैसे लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं। राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो ये सीजन काफ़ी चर्चा में रहा। डारियो स्कार्डापैन ने खुद कहा कि जब वो इस सीजन की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें नहीं पता था कि 1 साल बाद अमेरिका की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन जब सीरीज रिलीज हुई तो लोगों ने इसे समकालीन राजनीति से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। फिस्क का सेफर स्ट्रीट्स इनिशिएटिव, उसकी एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स और मीडिया पर उसका नियंत्रण, ये सब कुछ आज की दुनिया में हो रहे घटनाक्रम से काफ़ी मेल खाता है। स्कार्डापेन ने कहा कि उनकी टीम ने कॉमिक्स और इतिहास से प्रेरणा ली थी, और ये उनके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स वाली बात थी कि उनकी फिक्शन रियलिटी से इतनी मिलती जुलती निकली। एक्शन सीक्वेंस के मामले में इस सीजन ने अपने पहले सीजन और नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल को भी पीछे छोड़ दिया है। फिलिप सिल्वेरा, जो पहले सीजन में स्टंट कोऑर्डिनेटर थे, इस बार भी लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इस सीजन में एक खास एक्शन सीक्वेंस है जो एक ही टेक में शूट की गई है, और वो नेटफ्लिक्स के मशहूर हॉलवे फाइट से भी लंबी है। चार्ली कॉक्स ने खुद इस बारे में कहा कि ये एक्शन सीक्वेंस उनके करियर का सबसे कठिन था, और उन्होंने इसके लिए महीनों तक ट्रेनिंग ली। टोनी डाल्टन, जो जैक डुकेन का किरदार निभा रहे हैं, को एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें 2 से 3 हफ्ते आराम करना पड़ा। लेकिन उन्होंने बताया कि ये चोट इसलिए लगी क्योंकि वो खुद अपने स्टंट करना चाहते थे, और उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। फॉगी नेल्सन का रहस्य भी फैंस के बीच काफ़ी चर्चा का विषय रहा।
पहले सीजन के पहले एपिसोड में फॉगी की मौत दिखाई गई थी और ये सीजन उसी घटना के 6 महीने बाद शुरू होता है। लेकिन सेट पर एल्डन हैंसन को देखा गया और ट्रेलर में भी उनकी झलक थी। इससे फैंस ने तरह तरह की थ्योरी बनाने शुरू कर दिए। कुछ का मानना था कि फॉगी असल में मरा नहीं था, बल्कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में चला गया था, जैसा कि कॉमिक्स के एक इशू में हुआ था। लेकिन जस्टिन बेंसन और एरन मोरहेड ने इस थ्योरी पर कहा कि स्ट्रीट लेवल की कहानियों में सुपरनैचुरल तत्व नहीं होते और यहाँ मौत का मतलब असल में मौत ही होता है। फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि इस सीजन में फॉगी की उपस्थिति एक अलग अंदाज में होगी जो फैंस को भावुक कर देगी। स्पाइडरमैन के साथ कनेक्शन भी एक बड़ी बात है। ब्रैड वाइंडरबॉम ने बताया कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा गया। दोनों प्रोजेक्ट्स की टीमें मिलकर बैठती थीं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों की कहानियां एक दूसरे से टकराए नहीं, बल्कि एक ही दुनिया का हिस्सा लगे। वाइंडरबॉम ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स का टोन अलग है। डेयरडेविल डार्क और ग्रिटी है, जबकि स्पाइडरमैन हल्का और मज़ेदार है। लेकिन जो घटनाएं एक में होती हैं, उनका असर दूसरे में दिखता है। ये एमसीयू के लिए एक नई दिशा है, जहां टेलीविजन और फिल्में पहले से भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। पनिशर की अनुपस्थिति पर भी बात होनी चाहिए। जॉन बर्नथॉल के फ्रैंक कैसल को ट्रेलर में दिखाया गया था और फैंस ने मान लिया था कि वो इस सीजन में होंगे। लेकिन सना अमानत ने नवंबर 2025 में साफ कर दिया कि पनिशर इस सीजन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कहानी अलग से द पनिशर वन लास्ट किल टेलीविजन स्पेशल में दिखाई जाएगी। ये स्पेशल उसी समयावधि में सेट है जब ये सीजन चल रहा है। फैंस को ये निराशा तो हुई, लेकिन जेसिका जोन्स की वापसी ने इस निराशा को पूरी तरह खत्म कर दिया। विजुअल इफेक्ट्स के मामले में भी इस सीजन ने काफ़ी नाम कमाया है। गोंग मायोंग ली वीएफएक्स सुपरवाइजर थे और उनकी टीम ने 11 अलग अलग वीएफएक्स कंपनियों के साथ काम किया। इनमें आइलैंड, स्टॉर्म स्टूडियोज, इंपॉर्टेंट लुकिंग पायरेट्स, लोला विजुअल इफेक्ट्स और फॉक्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल थीं। खास बात यह है कि इस सीजन में वीएफएक्स का इस्तेमाल उन जगहों पर किया गया है जहां आपको पता ही नहीं चलता कि ये असल है या कंप्यूटर जनरेटेड। उदाहरण के लिए, पहले एपिसोड में जो कार्गो शिप का दृश्य है, उसका अधिकांश हिस्सा वीएफएक्स के जरिए बनाया गया था, लेकिन इसे देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा। समीक्षाओं की बात करें तो इस सीजन ने पहले सीजन से बेहतर प्रदर्शन किया है। रॉटन टोमेटोज पर 94% का स्कोर, जो 60 से अधिक समीक्षाओं पर आधारित है, ये दर्शाता है कि आलोचक इस सीजन से काफ़ी प्रभावित हैं। क्रिटिक्स कंसेंसस में लिखा है, डेयरडेविल बॉर्न अगेन अपने दूसरे सीजन में शानदार परफॉर्मेंस, तेज कहानी और समय पर उठाए गए मुद्दों के साथ एक समृद्ध अनुभव देती है। मेटाक्रिटिक पर 71 का स्कोर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। खास बात यह है कि दर्शकों की प्रतिक्रिया भी काफ़ी सकारात्मक रही है। IMDb पर इस सीजन के एपिसोड को 8.5 से 9.2 के बीच रेटिंग मिली है, जो किसी भी मार्वल सीरीज के लिए बहुत अच्छा है। पॉडकास्ट भी इस सीजन का एक अनूठा प्रयोग था। मार्वल टेलीविजन ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन ऑफिशियल पॉडकास्ट लॉन्च किया, जिसमें हर एपिसोड के बाद कास्ट और क्रू के साथ गहन चर्चा होती है। पहला एपिसोड 17 मार्च 2026 को आया, जिसमें पहले सीजन की समीक्षा की गई और दूसरे सीजन की झलक दिखाई गई। फिर हर हफ्ते नए एपिसोड के साथ पॉडकास्ट भी अपडेट होता गया। ये पॉडकास्ट डिज्नी प्लस और यूट्यूब पर वीडियो के रूप में और ऑडियो के रूप में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। फैंस के लिए ये एक शानदार मौका है कि वो अपनी पसंदीदा सीरीज के पीछे की कहानी को सीधे कलाकारों और निर्माताओं से सुन सकें। तीसरे सीजन की पुष्टि हो चुकी है। सितंबर 2025 में ही मार्वल ने घोषणा कर दी थी कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का तीसरा सीजन आएगा और इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। चार्ली कॉक्स ने एक फैन इवेंट में कहा था कि दूसरा सीजन उनके लिए फाइनल जैसा था, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब ये था कि इस सीजन की कहानी एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किरदार खत्म हो गया। केविन फाइगी ने भी कहा कि डेयरडेविल MCU का एक अहम हिस्सा है और आने वाले समय में वो बड़े पर्दे पर भी नजर आ सकते हैं। फेज 6 के संदर्भ में देखें तो ये सीरीज एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है।
एमसीयू का फेज 6 उन फिल्मों और सीरीजों से बना है जो मल्टीवर्स सागा के समापन की ओर ले जा रहे हैं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 को इस फेज में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये स्ट्रीट लेवल की कहानी को मल्टीवर्स के बड़े कैनवस से जोड़ने का काम करती है। हालांकि इस सीजन में कहीं भी मल्टीवर्स का जिक्र नहीं है, लेकिन मिस्टर चार्ल्स और सीआईए की साजिशें दिखाती हैं कि फिस्क की शक्ति अब सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वो वैश्विक स्तर पर एक खिलाड़ी बन चुका है। ये उसे भविष्य की बड़ी फिल्मों से जोड़ने का काम करता है। अंत में इस सीजन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज के फैंस को वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। गहरी कहानी, दिल दहला देने वाली एक्शन और किरदारों के बीच की जटिलता, लेकिन साथ ही इसे एमसीयू के बड़े ढांचे में भी ढाल दिया। चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल अब सिर्फ हेल्स किचन का रक्षक नहीं है, वो एक ऐसा योद्धा है जो पूरे शहर की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। विंसेंट डी अनोफ्रियो का किंगपिन अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक तानाशाह है जिसकी शक्ति को चुनौती देना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अब जेसिका जोन्स जैसा सहयोगी मिलने के बाद मैथ्यू मर्डॉक की ये लड़ाई और भी रोमांचक हो गई है। तो दोस्तों, ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का एक और विस्तृत विश्लेषण। 94% के रॉटन टोमेटोज स्कोर, क्रिस्टन रिटर की जबरदस्त वापसी और मैथ्यू लिलार्ड के नए विलन किरदार के साथ ये सीरीज 2026 की सबसे बड़ी टेलीविजन घटनाओं में से एक बन चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो डिज्नी प्लस पर यह उपलब्ध है, और अगर देख ली है तो मुझे बताइए आपको कैसी लगी। बात 2026 की है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स यानी एमसीयू अपने फेज 6 के दौर से गुजर रहा है, और इसी दौर की सबसे बड़ी और चर्चित सीरीज है डेयरडेविल बॉर्न अगेन का दूसरा सीजन। ये सीरीज 24 मार्च 2026 को डिज्नी प्लस पर रिलीज हुई और इसके 8 एपिसोड हर हफ्ते आते हुए 5 मई 2026 को समाप्त होंगे। पहले सीजन की शानदार सफलता और उसके बाद हुए बदलावों के बाद दूसरा सीजन एक नई ऊर्जा, गहरी राजनीति और दिल को धड़काने वाली एक्शन के साथ लौटा है। इसे मार्वल स्टूडियोज ने अपने ही मार्वल टेलीविजन लेबल के तहत प्रोड्यूस किया है और शो रनर की जिम्मेदारी डारियो स्काडापेन ने संभाली है, जिन्होंने पहले नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल स्पिन ऑफ द पनिशर पर भी काम किया था। डायरेक्शन की कमान जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड ने संभाली है, जो अपने अनूठे विजुअल स्टाइल और गहरी कहानी कहने की शैली के लिए जाने जाते हैं, और उनके साथ सोल्वन नईम, एंजेला बार्न्स और आयन बी मैकडॉनल ने भी एपिसोड डायरेक्ट किए हैं। इस सीजन की कहानी पहले सीजन की घटनाओं के करीब 6 महीने बाद शुरू होती है। न्यूयॉर्क शहर अब विल्सन फिस्क की मेयरगिरी के तहत सुरक्षा बलों और सख्त कानूनों के दायरे में है। फिस्क, जो कभी अंडरवर्ल्ड का बादशाह था, अब मेयर की कुर्सी पर बैठकर अपनी शक्ति को वैध रूप दे चुका है। उसकी एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स यानी एवीटीएफ पूरे शहर में मास्कधारी विजिलेंटों का शिकार कर रही है। मैट मर्डॉक, जो अंधे वकील और विजिलेंट डेयरडेविल दोनों हैं, अब खुद को एक मुश्किल स्थिति में पाते हैं। उनके सबसे करीबी दोस्त और पार्टनर फोगी नेल्सन की हत्या पहले सीजन में वनेसा फिस्क के कहने पर बुलजाई ने कर दी थी, और ये घाव अब भी ताज़ा है। लेकिन मैट ने हार नहीं मानी। वो अब अपनी पुरानी साथी कैरन पेज के साथ मिलकर गुप्त रूप से फिस्क के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। कैरन अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं, बल्कि एक वकील भी हैं, और वो मैट के साथ मिलकर फिस्क के शासन में दरारें तलाश रही हैं। इसी बीच एक नया खतरा सामने आता है। मिस्टर चार्ल्स नाम का एक सीआईए ऑपरेटिव, जो दुनिया की ताकतों के बीच संतुलन बनाने वाला एक छाया व्यक्ति है। वो फिस्क को हथियारों की खेप उपलब्ध कराता है और उसकी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार देने में मदद करता है। दूसरी तरफ हेदर ग्लेन, जो मैट की पूर्व प्रेमिका और अब फिस्क की मेंटल हेल्थ कमिश्नर हैं, पहले सीजन में म्यूज नामक सीरियल किलर के हाथों हुई यातना से उभरने की कोशिश कर रही हैं। वो जैक डूकेन, जो स्वर्ड्समैन विजिलेंट हैं, की मनोवैज्ञानिक जांच को फर्जी तरीके से पास कराती हैं, जिससे उनकी नैतिकता पर सवाल खड़े होते हैं। पहले एपिसोड, जिसका नाम है द नॉर्दर्न स्टार, में देखने को मिलता है कि मैट एक कार्गो शिप में घुसपैठ करता है, जहां फिस्क के लिए हथियार आ रहे होते हैं। ये दृश्य बेहद तनावपूर्ण और एक्शन से भरा है, लेकिन असली धमाका एपिसोड के अंत में होता है, जब एवीटीएफ के सामने मैट की पहचान उजागर होने वाली होती है, और तभी बेंजामिन डेक्स पोइंटडेक्स्टर यानी बुलजाय वहां आ धमकता है और सभी एवीटीएफ अधिकारियों को मार डालता है। बुलजाय, जिसने फॉगी की हत्या की थी, अब वापस आ गया है, और ये साफ हो जाता है कि इस सीजन में उसकी अहम भूमिका होगी। दूसरा और तीसरा एपिसोड, शूट द मून और द स्केल्स एंड द स्वॉर्ड, एक साथ 31 मार्च को रिलीज हुए।
इनमें मैट और कैरन की रणनीति, फिस्क की बढ़ती तानाशाही और हेदर ग्लेन के आंतरिक संघर्ष को गहराई से दिखाया गया है। चौथा एपिसोड ग्लव्स ऑफ 7 अप्रैल को, पांचवां द ग्रैंड डिज़ाइन 14 अप्रैल को, छठा रिक्विम 21 अप्रैल को, सातवां द हेटफुल डार्कनेस 28 अप्रैल को और आठवां एपिसोड द सदर्न क्रॉस 5 मई को रिलीज हुआ है। इस सीजन की सबसे बड़ी खासियत है इसका कलाकारों का जमावड़ा। चार्ली कॉक्स मैट मर्डॉक के रूप में अपने अब तक के सबसे परिपक्व और संघर्षशील रूप में नजर आ रहे हैं। उनके सामने विंसेंट डिऑनफ्रियो का विल्सन फिस्क और भी खतरनाक, अधिक शक्तिशाली और राजनीतिक रूप से चालाक है। दोनों के बीच की जंग अब सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं बल्कि कोर्टरूम, मीडिया और राजनीति तक फैल चुकी है। डेब्रा एन वोल और एल्डन हेंसन क्रमशः कैरन पेज और फॉगी नेल्सन के रूप में वापसी कर रहे हैं। हालांकि फॉगी की उपस्थिति फ्लैशबैक या अलग अंदाज में होगी, लेकिन उनकी मौत का दंश पूरे सीजन में महसूस किया जा सकता है। विल्सन बेथल बुलजाई के रूप में एक नए अंदाज में आए हैं। उनके किरदार में अब एक नई दिशा की तलाश है जिसे वो रिडेम्पशन कहते हैं, हालांकि उनका तरीका अभी भी उतना ही खतरनाक है। मैथ्यू लिलार्ड ने मिस्टर चार्ल्स के रूप में एक बेहद दिलचस्प और रहस्यमय विलन की भूमिका निभाई है, जो फिस्क को भी चुनौती देने से नहीं हिचकता। लिली टेलर न्यूयॉर्क की गवर्नर मार्ज मैकैफ्रे के रूप में फिस्क की राजनीतिक विरोधी बनकर आई हैं। और सबसे बड़ी खबर ये रही कि क्रिस्टन रिटर एक बार फिर जेसिका जोन्स के किरदार में लौट आई हैं। उनका एंट्री सीजन के दूसरे भाग में होती है और वो मैट की रेजिस्टेंस में शामिल हो जाती हैं। जेसिका जोन्स, जो अपनी जबरदस्त ताकत, कटाक्ष और पीटीएसडी से जूझती डिटेक्टिव है, इस सीजन में एक अलग ही एनर्जी लेकर आई हैं। चार्ली कॉक्स ने खुद कहा है कि जेसिका और मैट के बीच एक दूसरे के प्रति सम्मान है, हालांकि वे एक दूसरे को पसंद नहीं करते और ये केमिस्ट्री दर्शकों के लिए बेहद मनोरंजक होगी। इसके अलावा टोनी डाल्टन जैक डुकेन के रूप में, माइकल गेंडोल्फिनी डैनियल ब्लेक के रूप में और जेनिया वॉल्टन बीबी यूरिच के रूप में अपनी भूमिकाओं में लौटे हैं। टोबी लेनर्ड ने भी जेम्स वेस्ली के रूप में वापसी की थी, हालांकि उनकी मौत पहले ही हो चुकी थी, इसलिए ये फ्लैशबैक या किसी अन्य रूप में हो सकता है। इस सीजन की निर्माण यात्रा भी कम दिलचस्प नहीं है। जब मार्च 2022 में पहली बार इस सीरीज के विकास की खबर आई, तब इसे 18 एपिसोड के एक ही सीजन के रूप में योजना बनाई गई थी। लेकिन सितंबर 2023 में मार्वल स्टूडियोज ने इस सीरीज को पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। पहले के शोरनर और डायरेक्टर हटा दिए गए और डारियो स्कारडपेन, जस्टिन बेंसन और एरोन मोरहेड को लाया गया। तय किया गया कि पहले से शूट किए गए कुछ हिस्सों को रखते हुए सीरीज को नए सिरे से बनाया जाएगा और 18 एपिसोड को 2 सीजन में बांट दिया गया। पहला सीजन 9 एपिसोड का आया और दूसरा सीजन भी 9 एपिसोड का ही होने वाला था, लेकिन बाद में इसे घटाकर 8 एपिसोड कर दिया गया। दूसरे सीजन की शूटिंग फरवरी 2025 से जुलाई 2025 तक न्यूयॉर्क शहर में हुई। शूटिंग के दौरान सेट पर चार्ली कॉक्स को ब्लैक डेयरडेविल सूट में देखा गया, जिसमें पहली बार छाती पर डबल डी का लोगो था, जो कॉमिक्स का क्लासिक लुक है। चार्ली कॉक्स ने खुद इस बारे में कहा कि उन्होंने ये लोगो पहनने के लिए पहले कभी नहीं कहा था। उन्हें लगता था कि उन्हें ये अर्जित करना होगा और अब उन्हें ये सूट पहनकर बेहद गर्व हो रहा है। इस सीजन की कहानी की एक और बड़ी खासियत ये है कि ये सिर्फ एक विजिलेंट की जंग नहीं है, बल्कि ये एक रेजिस्टेंस स्टोरी है। जैसा कि डारियो स्कारडपेन ने कहा, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसी कहानी है, जहां मैट मर्डॉक को अपनी पहचान, अपने सिद्धांतों और अपने दोस्तों की मौत के बीच एक नई लड़ाई लड़नी है। फिस्क ने शहर में मार्शल लॉ लागू कर रखा है और उसके विरोधी जेल की कोठरियों में बंद है, लेकिन मैट और करिन की रेजिस्टेंस धीरे धीरे मजबूत होती जाती है और जेसिका जोन्स जैसे सहयोगी मिलने के बाद ये और भी सशक्त हो जाती है। व्हाइट टाइगर, जो पहले सीजन में हेक्टर अयाला के रूप में थे, अब उनकी भतीजी एंजेला डेल टोरो ने ये मैंटल संभाल लिया है और वो भी इस रेजिस्टेंस का हिस्सा बनती है। बुलजाई का किरदार इस बार एक नए मोड़ पर है। वो अपने आप को रिडेम्पशन की तलाश में दिखाता है, हालांकि उसके तरीके अभी भी उतने ही खूनी हैं। और मिस्टर चार्ल्स जैसा विलन, जो CIA से जुड़ा हुआ है, फिस्क को दिखाता है कि उसकी शक्ति की भी सीमाएं हैं और दुनिया में उससे भी बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। सीजन की रिलीज से पहले ही मार्वल ने एक पॉडकास्ट भी शुरू किया, जिसमें कास्ट और क्रू के साथ एपिसोड बाय एपिसोड चर्चा की गई। पहला एपिसोड 17 मार्च 2026 को आया और फिर हर हफ्ते नए एपिसोड के साथ पॉडकास्ट भी अपडेट होता रहा।
इस सीजन को रिलीज के बाद जबरदस्त सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रॉटन टोमेटोज पर इसका स्कोर 94% है, जहां आलोचकों ने इसे शानदार परफॉर्मेंस, तेज कहानी और समय पर उठाए गए मुद्दों के लिए सराहा है। मेटाक्रिटिक पर इसका स्कोर 71 है, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। आलोचकों ने विशेष रूप से चार्ली कॉक्स और विंसेंट डिऑनफ्रियो के बीच की केमिस्ट्री, क्रिस्टन रिटर की वापसी और मैथ्यू लिलार्ड के नए विलेन किरदार की तारीफ की है। साथ ही ये भी कहा गया है कि सीजन में एक्शन सीक्वेंस पहले सीजन से भी अधिक दमदार हैं और कहानी की गति कभी धीमी नहीं होती। एक दिलचस्प बात यह भी है कि यह सीजन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे फिल्म के साथ कनेक्ट है। मार्वल के एग्जीक्यूटिव ब्रैड वाइंडरबाम ने बताया कि दोनों प्रोजेक्ट्स की टीमें लगातार संपर्क में थीं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों की घटनाएं एक दूसरे से टकराए नहीं, बल्कि एक ही दुनिया के हिस्से की तरह महसूस हों। इसके अलावा जॉन बर्थेल के फ्रैंक कैसल यानी पनिशर के इस सीजन में ना आने की पुष्टि कर दी गई है, क्योंकि उनकी कहानी अलग से द पनिशर वन लास्ट किल टेलीविजन स्पेशल में दिखाई जाएगी, जो इसी सीजन के समयावधि के दौरान सेट है। सीजन का अंत 5 मई 2026 को 8वें एपिसोड के साथ होगा और पहले ही सितंबर 2025 में तीसरे सीजन की पुष्टि हो चुकी है। मार्वल ने यह भी कहा है कि यह सीरीज अब फेज 6 का एक अहम हिस्सा है और आगे चलकर यह कहानी बड़े पर्दे पर भी जा सकती है। संक्षेप में, डेयरडेविल बॉर्न अगेन का दूसरा सीजन सिर्फ एक सुपर हीरो सीरीज नहीं है, ये सत्ता, प्रतिरोध, दोस्ती और अपनी पहचान के लिए लड़ने वाले एक अंधे योद्धा की कहानी है, जो अपने सबसे बड़े दुश्मन से भी आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल, विंसेंट डिऑनफ्रियो का किंगपिन और अब क्रिस्टन रिटर की जेसिका जोन्स, ये तिकड़ी मार्वल टेलीविजन को एक नई ऊंचाई पर ले गई है। 94% के रॉटन टोमेटो स्कोर के साथ ये सीजन पहले ही 2026 के सबसे सफल और चर्चित टेलीविजन प्रोडक्शंस में शुमार हो चुका है। दोस्तों, जब हम डेयरडेविल बॉर्न अगेन के दूसरे सीजन की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है इस सीरीज का निर्माण संघर्ष। आपको बता दें कि ये सीरीज उस वक्त बननी शुरू हुई थी जब मार्वल स्टूडियोज टेलीविजन के क्षेत्र में अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहा था। पहले इसे 18 एपिसोड के एक ही सीजन के रूप में योजना बनाई गई थी, लेकिन जब करीब 6 एपिसोड शूट हो चुके थे तब मार्वल के शीर्ष अधिकारियों को लगा कि ये सीरीज उस दिशा में नहीं जा रही है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ये वो दौर था जब मार्वल स्टूडियोज अपने टेलीविजन प्रोडक्शंस को लेकर काफी सख्त हो गया था। सितंबर 2023 में उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया, पूरे क्रिएटिव टीम को बदल दिया गया। पुराने शो रनर मैट कॉर्मन और क्रिस ऑड को हटा दिया गया और उनकी जगह डारियो स्कारडापेन को लाया गया, जिन्होंने नेटफ्लिक्स की द पनिशर सीरीज लिखी थी। डायरेक्शन के लिए जस्टिन बेंसन और एरन मूरहेड को चुना गया, जिन्होंने मून नाइट और लोकी सीजन 2 जैसी सफल सीरीज को निर्देशित किया था। ये बदलाव इतना गहरा था कि पहले से शूट किए गए एपिसोड के बड़े हिस्से को या तो हटा दिया गया या फिर से शूट किया गया। यही कारण है कि जो सीरीज हम देख रहे हैं वो असल में 2 अलग-अलग विजन का मिश्रण है, लेकिन डारियो स्कारडापेन और उनकी टीम ने इतने कुशलता से इसे जोड़ा कि कहीं भी ये अटपटा नहीं लगता। मैट मर्डॉक के कॉस्ट्यूम की बात करें तो इस सीजन में एक ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिला है। पहली बार एमसीयू में डेयरडेविल की छाती पर डबल डी का क्लासिक लोगो नजर आया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये लोगो एक काले सूट पर था, न कि पारंपरिक लाल सूट पर। सेट से ली गई तस्वीरों में चार्ली कॉक्स को इस काले सूट में देखा गया, जिसमें लाल रंग की परतें भी दिख रही थीं। फैंस ने तुरंत इसकी तुलना कॉमिक्स की शैडोलैंड स्टोरीलाइन से कर दी, जहां डेयरडेविल एक काली अवधि से गुजरता है। चार्ली कॉक्स ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि ये सूट उनका अब तक का सबसे पसंदीदा है और उन्होंने इस लोगो को पहनने के लिए पहले कभी नहीं कहा था, क्योंकि वो चाहते थे कि ये किसी बड़े मौके पर आए, और ये वो मौका है। उन्होंने ये भी कहा कि इस सूट में कुछ ऐसे तत्व हैं जो कॉमिक्स में भी नहीं देखे गए हैं, जो इस सीजन के लिए खास तौर पर डिजाइन किए गए हैं। बुलजाई का नया लुक भी कम दिलचस्प नहीं है। विल्सन बेथेल, जो इस किरदार को नेटफ्लिक्स के तीसरे सीजन से निभा रहे हैं, इस बार एक नए कॉस्ट्यूम में नजर आए। उनके माथे पर नीले रंग का टारगेट का निशान बना था, जो कॉमिक्स के सफेद निशान से अलग था। विल्सन बेथेल ने बताया कि इस सीजन में उनका किरदार एक नई दिशा में जा रहा है। डेक्स, जो अब तक एक मानसिक रूप से अस्थिर हत्यारे के रूप में जाना जाता था, इस बार खुद को रिडेम्पशन की तलाश में दिखाता है। वह खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है, हालांकि उसके तरीके अभी भी उतने ही खतरनाक हैं। बेथेल ने कहा कि उन्होंने इस सीजन में कुछ ऐसे दृश्य किए हैं जो पागलपन और मजेदार दोनों हैं, और वो चाहते हैं कि फैंस उनके किरदार के इस नए पहलू को देखें।
जेसिका जोन्स की वापसी पर बात करना लाजमी है। क्रिस्टन रिटर ने जब 2025 में कंफर्म किया कि वह इस सीजन में वापस आ रही हैं, तो सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। रिटर ने बताया कि उन्हें इस वापसी के बारे में लगभग 2 साल पहले ही पता चल गया था, लेकिन उन्हें इसे सीक्रेट रखना था। वह कहती हैं कि रोज लोग उनसे पूछते थे कि क्या वह जेसिका जोन्स के रूप में वापस आ रही हैं, और उन्हें हर बार झूठ बोलना पड़ता था, जो उनके लिए टॉर्चर जैसा था। इस सीजन में जेसिका जोन्स का किरदार उसी अंदाज में है जैसा नेटफ्लिक्स की सीरीज में था, शराब पीती, तंज कसती और हर किसी से दूरी बनाए रखने वाली डिटेक्टिव। लेकिन इस बार वह मैट मर्डॉक के साथ मिलकर काम कर रही हैं। चार्ली कॉक्स ने बताया कि जेसिका और मैट एक दूसरे का सम्मान तो करते हैं, लेकिन एक दूसरे को पसंद नहीं करते। जेसिका मैट के आदर्शवादी स्वभाव से चिढ़ती है, जबकि मैट जेसिका के सिनिकल व्यवहार से परेशान रहता है। लेकिन जब वे साथ होते हैं तो उनकी केमिस्ट्री देखते ही बनती है। मैथ्यू लिलार्ड का विलन किरदार मिस्टर चार्ल्स भी बेहद दिलचस्प है। लिलार्ड, जो स्क्रीम और स्कूबीडू जैसी फिल्मों से मशहूर हैं, इस बार एक बेहद शांत, गंभीर और खतरनाक किरदार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिस्टर चार्ल्स एक CIA ऑपरेटिव है, जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के कानों में बातें डालता है। वह न्यूयॉर्क शहर की राजनीति से नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति से खेल रहा है। लिलार्ड ने अपने किरदार को चेशायर कैट की तरह बताया, जो कहीं से भी आ सकता है, कभी भी गायब हो सकता है, और जिसकी मुस्कान के पीछे छिपा खतरा किसी को पता नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि लिलार्ड ने ये रोल उस समय साइन किया जब वह अपनी D&D ग्रुप के साथ खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके D&D ग्रुप में ही उन्होंने इस किरदार के कुछ पहलुओं को एक्सप्लोर किया था, और जब मार्वल ने उनसे संपर्क किया तो उन्हें लगा कि ये उनके लिए बिल्कुल सही है। हेदर ग्लेन का किरदार इस सीजन में एक अलग ही मुकाम पर है। मार्गारेटा लेविएवा, जो इस किरदार को निभा रही हैं, ने बताया कि हेदर पहले सीजन में म्यूज़ नामक सीरियल किलर के हाथों जो यातना झेल चुकी हैं, उससे उभरने की कोशिश कर रही हैं। वो एक तरह से अपने अतीत से भाग रही हैं और अपने काम में डूबकर खुद को भूलने की कोशिश कर रही हैं। इस सीजन में उनकी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो जैक डुकेन की मनोवैज्ञानिक जांच को फर्जी तरीके से पास कराती हैं। ये एक नैतिक संकट है, और ये दिखाता है कि फिस्क के शासन में कैसे लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं। राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो ये सीजन काफ़ी चर्चा में रहा। डारियो स्कार्डापैन ने खुद कहा कि जब वो इस सीजन की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें नहीं पता था कि 1 साल बाद अमेरिका की राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन जब सीरीज रिलीज हुई तो लोगों ने इसे समकालीन राजनीति से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। फिस्क का सेफर स्ट्रीट्स इनिशिएटिव, उसकी एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स और मीडिया पर उसका नियंत्रण, ये सब कुछ आज की दुनिया में हो रहे घटनाक्रम से काफ़ी मेल खाता है। स्कार्डापेन ने कहा कि उनकी टीम ने कॉमिक्स और इतिहास से प्रेरणा ली थी, और ये उनके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स वाली बात थी कि उनकी फिक्शन रियलिटी से इतनी मिलती जुलती निकली। एक्शन सीक्वेंस के मामले में इस सीजन ने अपने पहले सीजन और नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल को भी पीछे छोड़ दिया है। फिलिप सिल्वेरा, जो पहले सीजन में स्टंट कोऑर्डिनेटर थे, इस बार भी लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इस सीजन में एक खास एक्शन सीक्वेंस है जो एक ही टेक में शूट की गई है, और वो नेटफ्लिक्स के मशहूर हॉलवे फाइट से भी लंबी है। चार्ली कॉक्स ने खुद इस बारे में कहा कि ये एक्शन सीक्वेंस उनके करियर का सबसे कठिन था, और उन्होंने इसके लिए महीनों तक ट्रेनिंग ली। टोनी डाल्टन, जो जैक डुकेन का किरदार निभा रहे हैं, को एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान चोट लग गई थी, जिसके कारण उन्हें 2 से 3 हफ्ते आराम करना पड़ा। लेकिन उन्होंने बताया कि ये चोट इसलिए लगी क्योंकि वो खुद अपने स्टंट करना चाहते थे, और उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। फॉगी नेल्सन का रहस्य भी फैंस के बीच काफ़ी चर्चा का विषय रहा। पहले सीजन के पहले एपिसोड में फॉगी की मौत दिखाई गई थी, और ये सीजन उसी घटना के 6 महीने बाद शुरू होता है। लेकिन सेट पर एल्डन हैंसन को देखा गया, और ट्रेलर में भी उनकी झलक थी। इससे फैंस ने तरह तरह की थ्योरी बनाने शुरू कर दिए। कुछ का मानना था कि फॉगी असल में मरा नहीं था, बल्कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में चला गया था, जैसा कि कॉमिक्स के एक इशू में हुआ था। लेकिन जस्टिन बेंसन और एरन मोरहेड ने इस थ्योरी पर कहा कि स्ट्रीट लेवल की कहानियों में सुपरनैचुरल तत्व नहीं होते, और यहाँ मौत का मतलब असल में मौत ही होता है। फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि इस सीजन में फॉगी की उपस्थिति एक अलग अंदाज में होगी, जो फैंस को भावुक कर देगी। स्पाइडरमैन के साथ कनेक्शन भी एक बड़ी बात है। ब्रैड वाइंडरबॉम ने बताया कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा गया। दोनों प्रोजेक्ट्स की टीमें मिलकर बैठती थीं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों की कहानियां एक दूसरे से टकराएं नहीं, बल्कि एक ही दुनिया का हिस्सा लगे।
वाइंडरबॉम ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स का टोन अलग है, डेयरडेविल डार्क और ग्रिटी है, जबकि स्पाइडरमैन हल्का और मज़ेदार है। लेकिन जो घटनाएं एक में होती हैं, उनका असर दूसरे में दिखता है। ये एमसीयू के लिए एक नई दिशा है, जहां टेलीविज़न और फिल्में पहले से भी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। पनिशर की अनुपस्थिति पर भी बात होनी चाहिए। जॉन बर्नथॉल के फ्रैंक कैसल को ट्रेलर में दिखाया गया था और फैंस ने मान लिया था कि वो इस सीजन में होंगे, लेकिन सना अमानत ने नवंबर 2025 में साफ कर दिया कि पनिशर इस सीजन में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी कहानी अलग से द पनिशर वन लास्ट किल टेलीविजन स्पेशल में दिखाई जाएगी। ये स्पेशल उसी समयावधि में सेट है जब ये सीजन चल रहा है। फैंस को ये निराशा तो हुई, लेकिन जेसिका जोन्स की वापसी ने इस निराशा को पूरी तरह खत्म कर दिया। विजुअल इफेक्ट्स के मामले में भी इस सीजन ने काफ़ी नाम कमाया है। गोंग मायोंग ली वीएफएक्स सुपरवाइजर थे और उनकी टीम ने 11 अलग अलग वीएफएक्स कंपनियों के साथ काम किया। इनमें आइलैंड, स्टॉर्म स्टूडियोज, इंपॉर्टेंट लुकिंग पायरेट्स, लोला विजुअल इफेक्ट्स और फॉक्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल थीं। खास बात यह है कि इस सीजन में वीएफएक्स का इस्तेमाल उन जगहों पर किया गया है जहां आपको पता ही नहीं चलता कि ये असल है या कंप्यूटर जनरेटेड। उदाहरण के लिए, पहले एपिसोड में जो कार्गो शिप का दृश्य है, उसका अधिकांश हिस्सा वीएफएक्स के जरिए बनाया गया था, लेकिन इसे देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा। समीक्षाओं की बात करें तो इस सीजन ने पहले सीजन से बेहतर प्रदर्शन किया है। रॉटन टोमेटोज पर 94% का स्कोर, जो 60 से अधिक समीक्षाओं पर आधारित है, ये दर्शाता है कि आलोचक इस सीजन से काफ़ी प्रभावित हैं। क्रिटिक्स कंसेंसस में लिखा है, डेयरडेविल बॉर्न अगेन अपने दूसरे सीजन में शानदार परफॉर्मेंस, तेज कहानी और समय पर उठाए गए मुद्दों के साथ एक समृद्ध अनुभव देती है। मेटाक्रिटिक पर 71 का स्कोर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। खास बात यह है कि दर्शकों की प्रतिक्रिया भी काफ़ी सकारात्मक रही है। IMDb पर इस सीजन के एपिसोड को 8.5 से 9.2 के बीच रेटिंग मिली है, जो किसी भी मार्वल सीरीज के लिए बहुत अच्छा है। पॉडकास्ट भी इस सीजन का एक अनूठा प्रयोग था। मार्वल टेलीविजन ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन ऑफिशियल पॉडकास्ट लॉन्च किया, जिसमें हर एपिसोड के बाद कास्ट और क्रू के साथ गहन चर्चा होती है। पहला एपिसोड 17 मार्च 2026 को आया, जिसमें पहले सीजन की समीक्षा की गई और दूसरे सीजन की झलक दिखाई गई। फिर हर हफ्ते नए एपिसोड के साथ पॉडकास्ट भी अपडेट होता गया। ये पॉडकास्ट डिज्नी प्लस और यूट्यूब पर वीडियो के रूप में और ऑडियो के रूप में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। फैंस के लिए ये एक शानदार मौका है कि वो अपनी पसंदीदा सीरीज के पीछे की कहानी को सीधे कलाकारों और निर्माताओं से सुन सकें। तीसरे सीजन की पुष्टि हो चुकी है। सितंबर 2025 में ही मार्वल ने घोषणा कर दी थी कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का तीसरा सीजन आएगा और इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। चार्ली कॉक्स ने एक फैन इवेंट में कहा था कि दूसरा सीजन उनके लिए फाइनल जैसा था, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब ये था कि इस सीजन की कहानी एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किरदार खत्म हो गया। केविन फाइगी ने भी कहा कि डेयरडेविल एमसीयू का एक अहम हिस्सा है और आने वाले समय में वो बड़े पर्दे पर भी नजर आ सकते हैं। फेज 6 के संदर्भ में देखें तो ये सीरीज एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। एमसीयू का फेज 6 उन फिल्मों और सीरीजों से बना है जो मल्टीवर्स सागा के समापन की ओर ले जा रहे हैं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 को इस फेज में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये स्ट्रीट लेवल की कहानी को मल्टीवर्स के बड़े कैनवस से जोड़ने का काम करती है। हालांकि इस सीजन में कहीं भी मल्टीवर्स का जिक्र नहीं है, लेकिन मिस्टर चार्ल्स और CIA की साजिशें दिखाती हैं कि फिस्क की शक्ति अब सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वो वैश्विक स्तर पर एक खिलाड़ी बन चुका है। ये उसे भविष्य की बड़ी फिल्मों से जोड़ने का काम करता है। अंत में इस सीजन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज के फैंस को वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। गहरी कहानी, दिल दहला देने वाली एक्शन और किरदारों के बीच की जटिलता, लेकिन साथ ही इसे MCU के बड़े ढांचे में भी ढाल दिया। चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल अब सिर्फ हेल्स किचन का रक्षक नहीं है, वो एक ऐसा योद्धा है जो पूरे शहर की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। विंसेंट डी अनोफ्रियो का किंगपिन अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक तानाशाह है जिसकी शक्ति को चुनौती देना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अब जेसिका जोन्स जैसा सहयोगी मिलने के बाद मैथ्यू मर्डॉक की ये लड़ाई और भी रोमांचक हो गई है। तो दोस्तों, ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का एक और विस्तृत विश्लेषण।
94% के रॉटन टोमेटोज स्कोर, क्रिस्टन रिटर की जबरदस्त वापसी और मैथ्यू लिलार्ड के नए विलन किरदार के साथ ये सीरीज 2026 की सबसे बड़ी टेलीविजन घटनाओं में से एक बन चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो डिज्नी प्लस पर यह उपलब्ध है, और अगर देख ली है तो मुझे बताइए आपको कैसी लगी। बेहद शांत, गंभीर और खतरनाक किरदार में नजर आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि मिस्टर चार्ल्स एक CIA ऑपरेटिव है जो दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के कानों में बातें डालता है। वह न्यूयॉर्क शहर की राजनीति से नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति से खेल रहा है। लिलार्ड ने अपने किरदार को चेशायर कैट की तरह बताया, जो कहीं से भी आ सकता है, कभी भी गायब हो सकता है और जिसकी मुस्कान के पीछे छिपा खतरा किसी को पता नहीं होता। दिलचस्प बात यह है कि लिलार्ड ने ये रोल उस समय साइन किया जब वह अपनी D&D ग्रुप के साथ खेल रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके D&D ग्रुप में ही उन्होंने इस किरदार के कुछ पहलुओं को एक्सप्लोर किया था और जब मार्वल ने उनसे संपर्क किया तो उन्हें लगा कि ये उनके लिए बिल्कुल सही है। हेदर ग्लेन का किरदार इस सीजन में एक अलग ही मुकाम पर है। मार्गारेटा लेविएवा, जो इस किरदार को निभा रही हैं, ने बताया कि हेदर पहले सीजन में म्यूज नामक सीरियल किलर के हाथों जो यातना झेल चुकी हैं, उससे उभरने की कोशिश कर रही हैं। वो एक तरह से अपने अतीत से भाग रही हैं और अपने काम में डूबकर खुद को भूलने की कोशिश कर रही हैं। इस सीजन में उनकी सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो जैक डुकेन की मनोवैज्ञानिक जांच को फर्जी तरीके से पास कराती हैं। ये एक नैतिक संकट है और ये दिखाता है कि फिस्क के शासन में कैसे लोग अपने सिद्धांतों से समझौता करने को मजबूर हो जाते हैं। राजनीतिक संदर्भ की बात करें तो ये सीजन काफ़ी चर्चा में रहा। डारियो स्कार्डापैन ने खुद कहा कि जब वो इस सीजन की शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें नहीं पता था कि 1 साल बाद अमेरिका की राजनीति किस दिशा में जाएगी, लेकिन जब सीरीज रिलीज हुई तो लोगों ने इसे समकालीन राजनीति से जोड़कर देखना शुरू कर दिया। फिस्क का सेफर स्ट्रीट्स इनिशिएटिव, उसकी एंटी विजिलेंट टास्क फोर्स और मीडिया पर उसका नियंत्रण, ये सब कुछ आज की दुनिया में हो रहे घटनाक्रम से काफ़ी मेल खाता है। स्कार्डापेन ने कहा कि उनकी टीम ने कॉमिक्स और इतिहास से प्रेरणा ली थी और ये उनके लिए मिक्स्ड फीलिंग्स वाली बात थी कि उनकी फिक्शन रियलिटी से इतनी मिलती जुलती निकली। एक्शन सीक्वेंस के मामले में इस सीजन ने अपने पहले सीजन और नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल को भी पीछे छोड़ दिया है। फिलिप सिल्वेरा, जो पहले सीजन में स्टंट कोऑर्डिनेटर थे, इस बार भी लौटे हैं। उन्होंने बताया कि इस सीजन में एक खास एक्शन सीक्वेंस है जो एक ही टेक में शूट की गई है और वो नेटफ्लिक्स के मशहूर हॉलवे फाइट से भी लंबी है। चार्ली कॉक्स ने खुद इस बारे में कहा कि ये एक्शन सीक्वेंस उनके करियर का सबसे कठिन था और उन्होंने इसके लिए महीनों तक ट्रेनिंग ली। टोनी डाल्टन, जो जैक डुकेन का किरदार निभा रहे हैं, को एक एक्शन सीक्वेंस के दौरान चोट लग गई थी जिसके कारण उन्हें 2 से 3 हफ्ते आराम करना पड़ा, लेकिन उन्होंने बताया कि ये चोट इसलिए लगी क्योंकि वो खुद अपने स्टंट करना चाहते थे और उन्हें इस बात का कोई अफसोस नहीं है। फॉगी नेल्सन का रहस्य भी फैंस के बीच काफ़ी चर्चा का विषय रहा। पहले सीजन के पहले एपिसोड में फॉगी की मौत दिखाई गई थी और ये सीजन उसी घटना के 6 महीने बाद शुरू होता है, लेकिन सेट पर एल्डन हैंसन को देखा गया और ट्रेलर में भी उनकी झलक थी। इससे फैंस ने तरह तरह की थ्योरी बनाने शुरू कर दिए। कुछ का मानना था कि फॉगी असल में मरा नहीं था बल्कि विटनेस प्रोटेक्शन प्रोग्राम में चला गया था, जैसा कि कॉमिक्स के एक इशू में हुआ था। लेकिन जस्टिन बेंसन और एरन मोरहेड ने इस थ्योरी पर कहा कि स्ट्रीट लेवल की कहानियों में सुपरनैचुरल तत्व नहीं होते और यहाँ मौत का मतलब असल में मौत ही होता है। फिर भी उन्होंने ये भी कहा कि इस सीजन में फॉगी की उपस्थिति एक अलग अंदाज में होगी जो फैंस को भावुक कर देगी। स्पाइडरमैन के साथ कनेक्शन भी एक बड़ी बात है। ब्रैड वाइंडरबॉम ने बताया कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के बीच लगातार समन्वय बनाए रखा गया। दोनों प्रोजेक्ट्स की टीमें मिलकर बैठती थीं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि दोनों की कहानियां एक दूसरे से टकराए नहीं बल्कि एक ही दुनिया का हिस्सा लगे। वाइंडरबॉम ने कहा कि दोनों प्रोजेक्ट्स का टोन अलग है। डेयरडेविल डार्क और ग्रिटी है जबकि स्पाइडरमैन हल्का और मज़ेदार है, लेकिन जो घटनाएं एक में होती हैं उनका असर दूसरे में दिखता है। ये MCU के लिए एक नई दिशा है जहां टेलीविजन और फिल्में पहले से भी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हो रही हैं। पनिशर की अनुपस्थिति पर भी बात होनी चाहिए। जॉन बर्नथॉल के फ्रैंक कैसल को ट्रेलर में दिखाया गया था और फैंस ने मान लिया था कि वो इस सीजन में होंगे, लेकिन सना अमानत ने नवंबर 2025 में साफ कर दिया कि पनिशर इस सीजन में नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनकी कहानी अलग से द पनिशर वन लास्ट किल टेलीविजन स्पेशल में दिखाई जाएगी। ये स्पेशल उसी समयावधि में सेट है जब ये सीजन चल रहा है। फैंस को ये निराशा तो हुई, लेकिन जेसिका जोन्स की वापसी ने इस निराशा को पूरी तरह खत्म कर दिया।
विजुअल इफेक्ट्स के मामले में भी इस सीजन ने काफ़ी नाम कमाया है। गोंग मायोंग ली वीएफएक्स सुपरवाइजर थे और उनकी टीम ने 11 अलग-अलग वीएफएक्स कंपनियों के साथ काम किया। इनमें आइलैंड, स्टॉर्म स्टूडियोज, इंपॉर्टेंट लुकिंग पायरेट्स, लोला विजुअल इफेक्ट्स और फॉक्स जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल थीं। खास बात यह है कि इस सीजन में वीएफएक्स का इस्तेमाल उन जगहों पर किया गया है जहां आपको पता ही नहीं चलता कि ये असल है या कंप्यूटर जनरेटेड। उदाहरण के लिए पहले एपिसोड में जो कार्गो शिप का दृश्य है उसका अधिकांश हिस्सा वीएफएक्स के जरिए बनाया गया था, लेकिन इसे देखकर आपको अंदाजा भी नहीं होगा। समीक्षाओं की बात करें तो इस सीजन ने पहले सीजन से बेहतर प्रदर्शन किया है। रॉटन टोमेटोज पर 94% का स्कोर, जो 60 से अधिक समीक्षाओं पर आधारित है, ये दर्शाता है कि आलोचक इस सीजन से काफ़ी प्रभावित हैं। क्रिटिक्स कंसेंसस में लिखा है, डेयरडेविल बॉर्न अगेन अपने दूसरे सीजन में शानदार परफॉर्मेंस, तेज कहानी और समय पर उठाए गए मुद्दों के साथ एक समृद्ध अनुभव देती है। मेटाक्रिटिक पर 71 का स्कोर आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। खास बात यह है कि दर्शकों की प्रतिक्रिया भी काफ़ी सकारात्मक रही है। IMDb पर इस सीजन के एपिसोड को 8.5 से 9.2 के बीच रेटिंग मिली है, जो किसी भी मार्वल सीरीज के लिए बहुत अच्छा है। पॉडकास्ट भी इस सीजन का एक अनूठा प्रयोग था। मार्वल टेलीविजन ने डेयरडेविल बॉर्न अगेन ऑफिशियल पॉडकास्ट लॉन्च किया, जिसमें हर एपिसोड के बाद कास्ट और क्रू के साथ गहन चर्चा होती है। पहला एपिसोड 17 मार्च 2026 को आया, जिसमें पहले सीजन की समीक्षा की गई और दूसरे सीजन की झलक दिखाई गई। फिर हर हफ्ते नए एपिसोड के साथ पॉडकास्ट भी अपडेट होता गया। ये पॉडकास्ट डिज्नी प्लस और यूट्यूब पर वीडियो के रूप में और ऑडियो के रूप में विभिन्न प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। फैंस के लिए ये एक शानदार मौका है कि वो अपनी पसंदीदा सीरीज के पीछे की कहानी को सीधे कलाकारों और निर्माताओं से सुन सकें। तीसरे सीजन की पुष्टि हो चुकी है। सितंबर 2025 में ही मार्वल ने घोषणा कर दी थी कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन का तीसरा सीजन आएगा और इसकी शूटिंग अगले साल शुरू होगी। चार्ली कॉक्स ने एक फैन इवेंट में कहा था कि दूसरा सीजन उनके लिए फाइनल जैसा था, लेकिन बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब ये था कि इस सीजन की कहानी एक निष्कर्ष पर पहुंचती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किरदार खत्म हो गया। केविन फाइगी ने भी कहा कि डेयरडेविल MCU का एक अहम हिस्सा है और आने वाले समय में वो बड़े पर्दे पर भी नजर आ सकते हैं। फेज 6 के संदर्भ में देखें तो ये सीरीज एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। MCU का फेज 6 उन फिल्मों और सीरीजों से बना है जो मल्टीवर्स सागा के समापन की ओर ले जा रहे हैं। डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 को इस फेज में इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि ये स्ट्रीट लेवल की कहानी को मल्टीवर्स के बड़े कैनवस से जोड़ने का काम करती है। हालांकि इस सीजन में कहीं भी मल्टीवर्स का जिक्र नहीं है, लेकिन मिस्टर चार्ल्स और CIA की साजिशें दिखाती हैं कि फिस्क की शक्ति अब सिर्फ न्यूयॉर्क तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि वो वैश्विक स्तर पर एक खिलाड़ी बन चुका है। ये उसे भविष्य की बड़ी फिल्मों से जोड़ने का काम करता है। अंत में इस सीजन की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इसने नेटफ्लिक्स की डेयरडेविल सीरीज के फैंस को वो सब कुछ दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। गहरी कहानी, दिल दहला देने वाली एक्शन और किरदारों के बीच की जटिलता, लेकिन साथ ही इसे MCU के बड़े ढांचे में भी ढाल दिया। चार्ली कॉक्स का डेयरडेविल अब सिर्फ हेल्स किचन का रक्षक नहीं है, वो एक ऐसा योद्धा है जो पूरे शहर की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। विंसेंट डी अनोफ्रियो का किंगपिन अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि एक तानाशाह है, जिसकी शक्ति को चुनौती देना हर किसी के बस की बात नहीं है। और अब जेसिका जोन्स जैसा सहयोगी मिलने के बाद मैथ्यू मर्डॉक की ये लड़ाई और भी रोमांचक हो गई है। तो दोस्तों, ये था डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 का एक और विस्तृत विश्लेषण। 94% के रॉटन टोमेटोज स्कोर, क्रिस्टन रिटर की जबरदस्त वापसी और मैथ्यू लिलार्ड के नए विलन किरदार के साथ ये सीरीज 2026 की सबसे बड़ी टेलीविजन घटनाओं में से एक बन चुकी है। अगर आपने अब तक नहीं देखी तो डिज्नी प्लस पर यह उपलब्ध है, और अगर देख ली है तो मुझे बताइए आपको कैसी लगी। धन्यवाद।